जय हिंद। आज हम दिल्ली के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करीब 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापस लौटी है। 27 साल पहले उसका राज था, इसके बाद से कांग्रेस आई और इसके बाद आम जनता पार्टी की सरकार बनी। वो भी 10 साल रही। हैट्रिक बनाने से चूक गए और ये तो मानना पड़ेगा कि भाई जनता का जो जनादेश है उसको तो सबको ही मानना चाहिए। लोकतंत्र की यही विशेषता है। लेकिन एक बात ये भी मानना पड़ेगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्ट्राइक रेट है वो काफी बेजोर है। अब वो देखिए, उसने पहले हरियाणा, फिर इसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने सफलता पाई। अब ये तो एक वास्तविकता है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब कुछ महीनों के बाद बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। अब उसमें मोदी जी का स्ट्राइक रेट कितना चलता है ये तो खैर कयास की बात है। लेकिन चर्चा सिर्फ दिल्ली के बारे में अपन आज करने वाले हैं। अब देखिए, शायद याद को इस समय भाजपा को जो सीटें मिली हैं 70 में से 48 सीटें मिली और आप पार्टी को 22, जबकि जो पिछली जो विधानसभा थी उसमें इसके पास 62 सीट थी और बीजेपी के पास 8 सीटें थी। उससे पहले 2015 में 2000 उसमें समय इसके पास सीट थी बीजेपी के पास सिर्फ 2 और बाकी की सारी सीटें यानी 68 सीटें वह आप पार्टी के पास थी। दुर्भाग्य से देखिए, कांग्रेस के मतलब ये कह सकते हैं कि पिछले 2015 से लेके और आज तक कांग्रेस सिर्फ उसको 0 ही मिला। इस बार उम्मीद थी, उसने बड़ा कोशिश की कांग्रेस ने अपने कम से कम खाता खोलने की और वो सब उम्मीद भी थी कि वैसे असली लड़ाई तो आप पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से मतलब जनता ने उसका साथ नहीं दिया और एक भी सीट उसको नहीं मिली। ये हैट्रिक हो गई कि विधानसभा में उसको सिर्फ 0 मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है तो कि क्या आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब भविष्य क्या है, आप पार्टी का भविष्य क्या है? वैसे तो देखिए, राजनीति में कुछ भी अंतिम रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं का एक लंबा सिलसिला चलता रहता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस समय यह है कि आप पार्टी की एक सरकार पंजाब में है और गुजरात में उसके कुछ एमपी एमएलए हैं, इसके अलावा गोवा में भी हैं। तो मतलब ये आप नहीं कह सकते कि वो राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल शून्य हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सभी स्टॉलवर्ट यानी जो इनके स्थायी स्तंभ थे, जैसे कि आपके उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, उनके भारद्वाज, दूसरे उनकी ये जितेंद्र जैन, ये सब हार गए। ये एक बड़ी बात है। हाँ, उनकी एक जो बड़ी वरिष्ठ साथी थी मुख्यमंत्री, जो अब तो खैर अभी एक्टिंग रह गई है, वो जरूर जीत गई कालका जी से। ये एक बड़ी बात है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी का जो भविष्य है वो राजनीतिक दृष्टि से कितना सरवाइव कर सकेगा, आप पार्टी कितनी सरवाइव कर सकेगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, परंपरागत ढंग से तो दिल्ली में
दो ही मतलब पहलवान रहे हैं, राजनीतिक पहलवान, कांग्रेस, इसके बाद बीजेपी। यानी बीजेपी का पहले नाम था जनसंघ और बाद में 1980 में ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बनी। ये बहुत ट्रेडिशनल पहलवान है। इसी बीच के अंदर 2013-14 के अंदर आप पार्टी आई और उस समय की जो मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की 15 साल जो रही सत्ता में, शीला दीक्षित जी, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने हराया। लेकिन अब आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी अपनी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए। ये एक बड़ा प्रश्न है कि अगर मान लीजिए एक सवाल, अब तो आप पार्टी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने हमारा खेल बिगाड़ा। अब ये बात है कि देखिए अगर जितने वोट आज इसको मिले हैं आप पार्टी को और जितने 6-7% मिले हैं कांग्रेस को, दोनों को मिला लिया जाए तो निश्चित रूप से आपके बीजेपी के जो वोट परसेंटेज है 48,000, उससे ज्यादा इसको मिले हैं। मिलते अगर दोनों मिलकर के लड़ते यानी कांग्रेस प्लस आप पार्टी, तो बीजेपी को हरा सकते थे। एक बड़ी बात तो ये है। इसकी वजह ये भी है कि जो इंडिया महागठबंधन है वो दोनों उसके घटक हैं। अब ऐसे में फिर लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, कांग्रेस और आप पार्टी दोनों आमने सामने खड़ी थी। केजरीवाल जी ने राहुल गांधी को भी बहुत कुछ कहा, राहुल गांधी ने केजरीवाल को भी बहुत कुछ कहा। नतीजा ये हुआ कि मतलब इंडिया गठबंधन के जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं आपस में भिड़े और उसका नतीजा सामने ये है कि कांग्रेस को 0 और आप पार्टी सत्ता से बाहर। अब वैसे मुझे याद है कल ही एक आपके कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बड़ी गजब की बात कही थी कि और आपस में लड़िए, क्योंकि वो भी इंडिया गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कश्मीर में मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे, तो अमर अब्दुल्ला वो भी इसके इंडिया गठबंधन के मेंबर हैं। तो उन्होंने ठीक कहा परसों ही कि आप लोग और आपस में लड़िए। तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि अगर इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं अगर आपस में इसी तरह से लड़ते भिड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते रहे, कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो निश्चित रूप से वो बीजेपी को हरा नहीं सकते, नरेंद्र मोदी जी को हरा नहीं सकते। ये तो अब स्पष्ट हो गया। जैसे इसका खेल हमने हरियाणा में भी देखा, पंजाब में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा। अब इंडिया गठबंधन को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो या शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो और या तेजस्वी यादव हो, कि अगर उनको पॉलिटिकली सरवाइव करना है आने वाले समय में, तो उन्हें अपनी एकजुटता बनाए रखनी होगी और जो मतभेद हैं चुनाव के समय में जो पैदा होते हैं उसको हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो कभी भी जीत नहीं सकते। उसकी बड़ी वजह है कि देखिए बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही कमिटेड हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं, घर घर जाते हैं चुनाव के समय। तो ऐसे में आपके पास तो ऐसा कमिटेड कैडर है नहीं, ना कांग्रेस के पास है ना और किसी के पास है। तो ऐसे में अब एकजुटता है, यानी मतों का जितना विभाजन होगा उतना ही आप सत्ता से दूर रहेंगे और बीजेपी से हटते रहेंगे। एक बात तो सच है कि देखिए चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर काफी आरोप लगे कि भाई वो भी बीजेपी की एक टीम के रूप में काम कर रहा है चुनाव आयोग, और राहुल गांधी ने कुछ बड़ी ठोस सबूत भी सामने रखे कि महाराष्ट्र में लाखों वोट एकदम से कैसे बढ़ गए। इसी तरह अरविंद केजरीवाल भी लगातार चुनाव आयोग से शिकायत करता रहा कि दिल्ली में वोट कैसे बढ़े, अचानक अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी राहुल गांधी ने तो ये कहा कि जो नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में वो हिमाचल की जो कुल आबादी उससे ज्यादा जुड़े, ये कैसे हो सकता है।
यानी लोकसभा का चुनाव जो पिछले साल हुआ और विधानसभा का चुनाव जो अभी हुआ, उसमें कितना फर्क आया, इतना कैसे जो इजाफा हुआ। और अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। जाहिर है कि इसके बाद हो सकता है कि विपक्ष के लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चुनाव आयोग जो है अब कटघरे में खड़ा है। उसकी जो साख उजली साख थी, उसकी जो छवि थी, और उस जो कि टी.एन. शेषन साहब ने राजीव गांधी के जमाने में स्थापित की थी, वो तो अब ध्वस्त हो गई है। माने उस पर तो दाग लग गया है, क्योंकि वो चुनाव आयोग और उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो तो ऐसा लगता है कि वो बाइस होकर के काम कर रहे हैं। ये एक आरोप है खुल करके। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें राहुल गांधी थे, संजय राउत थे शिवसेना के, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले थी। इन तीनों ने खुल करके आरोप लगाया, और उनका ये कहना है आरोप हम नहीं लगा रहे, आप तो वो लिस्ट दे दीजिए कि कौन कौन से नए लोग जुड़े, हमका पता दे दीजिए ताकि हम उसके वेरीफाई कर सके कि ये जो वृद्धि हुई है वो सही है या गलत। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी खामोशी रखी हुई है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये एक अपने आप में रहस्यपूर्ण है, और इससे लोकतंत्र और चुनाव आयोग दोनों दागदार होते हैं। तो एक बात तो ये। तीसरी बात ये है कि जो दिल्ली में जो आपके आप पार्टी है, आप पार्टी का भविष्य तो देखिए, अभी तो ये है कि यानी ठीक है पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन अब सबसे बड़ी एक कि क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो विधानसभा के सदस्य अब नहीं रहेंगे, उनकी आतिशी जरूर रहेंगी, लेकिन वो तो नहीं रहेंगे। अब कितना, तो क्या वो वापस उनका जो है जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मैं यहाँ ये एक बात जरूर करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर पॉलिटिकली सर्वाइव करना है आने वाले 5-10 सालों में, तो अब वो आप पार्टी को बिल्कुल कैजुअल ढंग से नहीं चला सकते। उन्हें कुछ मामलों पर एक साफ सुथरी दृष्टि अपनानी पड़ेगी, और वो ये है कि आर्थिक मुद्दों पर उसका नजरिया क्या है, धार्मिक मुद्दों पर उनका नजरिया क्या है। ये बहुत सारी बातें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल अभी स्पष्ट नहीं है, बहुत कैजुअल ढंग से जो एनजीओ का होता है वो है। लेकिन एक दूरगामी दृष्टि होनी चाहिए किसी भी पार्टी की। अगर आप आर्थिक, सामाजिक और विदेशी मुद्दों पर अगर आपकी स्पष्ट दृष्टि नहीं है, ट्रंप क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहे हैं, इसके बारे में स्पष्ट दृष्टि नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। तो ऐसी हालत में कि क्योंकि अभी भी वो इंडिया अलायंस का पार्टी घटक है, इसलिए अब बहुत जल्दी ही केजरीवाल को वैचारिक रूप से स्पष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में अब जो लड़ाई होगी आने वाले समय, जो मुझे लगता है, और वो है विचारधारा की लड़ाई। अब मैदान में ठीक है आप पार्टी है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी सीधी लड़ाई जो होगी वो है बीजेपी बनाम कांग्रेस। और दोनों, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस पर जोर देते आ रहे हैं कि अब विचारधारा की लड़ाई है। वैचारिक स्तर पे आपको स्पष्ट होना पड़ेगा, रिजर्वेशन के मामले पे स्पष्ट होना पड़ेगा, और जो जातिगत जो सर्वे की बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसके बारे में स्पष्ट होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर राहुल गांधी इसको, अरविंद केजरीवाल जी को अगर अपनी पार्टी बचानी है, खुद को सुरक्षित रखना राजनीतिक रूप से, तो उसे अब बिल्कुल एक रीओरिएंट करना पड़ेगा, और उसको ये भी सुनना पड़ेगा कि जो उसके पुराने विश्वास साथी थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ऐसे कई जो इंटेलेक्चुअल थे, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, वो उसे छोड़कर के क्यों गए, उन्हें क्या वापस वो ला सकते हैं। तो ऐसे कमिटेड इंटेलेक्चुअल लोगों को साथ में रखना पड़ेगा अगर वाकई अरविंद केजरीवाल को कुछ काम करना है। तो मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती पैदा हुई है
कि इसलिए उसको और भी प्रतिष्ठित बनाने की जरूरत है और नए ढंग से आप पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है अगर उन्हें वाकई ही राजनीति में रहना है और मोदी और बीजेपी और आरएसएस टक्कर लेना है और कांग्रेस और आपस के मतभेदों को बढ़ाना होगा। मैं यही कहूंगा। जय लोकतंत्र, जय संविधान।